दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पर। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको थ्योरीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट यानी एक्सचेंज रेट की थ्योरीज कौन कौन सी हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो मिंट पैरिटी हो गई, पीपीपी थ्योरी हो गई, आज हम करेंगे बीओपी थ्योरी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी क्या है, इसमें कैसे एक्सचेंज रेट डिफाइन किया जा सकता है, मेज़र किया जा सकता है, डिटरमाइन किया जा सकता है, तो उसके बारे में आज हम करेंगे। तो अगर आपको दोस्तों कोई नोट्स चाहिए किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड या इसी चीज़ के कोई पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। लिंक आपको उस चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब दोस्तों हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि बीओपी थ्योरी क्या कहती है। तो बीओपी थ्योरी एक कह लीजिए मेंटेन्स दैट, मतलब द बीओपी थ्योरी ऑफ द एक्सचेंज रेट मेंटेन्स दैट द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ अ करेंसी ऑफ वन कंट्री with other country is determined by the factors which are autonomous of internal price level and money supply। एक कह लीजिए इसमें जो थ्योरी है वो मेंटेन करके रखती है कि जो रेट ऑफ एक्सचेंज है उसमें जो एक कंट्री की करेंसी है वो दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ कोई भी किसी भी फैक्टर जैसे कि इंटरनल प्राइस हो गया या मनी सप्लाई हो गया उससे वो ऑटोनॉमस हो, यानी उससे वो अफेक्टेड ना हो। यानी सबसे पहली तो ये चीज़ होनी चाहिए। फिर इसमें अब जो क्लैरिटी वाली चीज़ है वो अब आएगी कि जो अगर डेफिसिट हुआ बीओपी के अंदर, उसका मतलब है कि जो डिमांड है फॉरेन करेंसी की या फॉरेन एक्सचेंज की वो सप्लाई से कहीं गुना ज़्यादा है एट अ गिवन रेट। ठीक है जी। द डिमांड फॉर अ फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी अराइजेज फ्रॉम द डिमांड फॉर द फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज। ज़्यादातर ये गुड्स एंड सर्विसेज के कारण ही डिमांड सप्लाई का इफेक्ट होता है। द सप्लाई ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज ऑन द अदर हैंड अराइजेज फ्रॉम द सप्लाई ऑफ गुड्स। सिमिलरली जैसे कि डिमांड जो है वो फॉरेन कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज से अफेक्टेड होती है, तो सिमिलरली जो सप्लाई है वो होम कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज से अफेक्टेड होगी। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। अब हम देखिए, अब हम करेंगे इससे आगे पढ़ते हैं कि इन अदर वर्ड्स अगर डिमांड, सिंपल सी बात है, अगर डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है तो ये बीओपी डेफिसिट शो करेगा। डिमांड प्रेशर ज़्यादा होने का मतलब ये है कि जो एक्सचेंज वैल्यू है इन करेंसी वो एप्रिशिएट हो गई है और उसकी वजह से जो दूसरी कंट्री की करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो गई है। यानी इसके कारण, डिमांड के कारण क्या हुआ, जो मेन कंट्री है जिसकी डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ा है उससे वो एप्रिसिएशन हो गई है उसके फॉरेन एक्सचेंज रेट में, और दूसरी कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रेट में क्या हो गई है, डेप्रिसिएशन हो गई है। ठीक है जी। सिमिलरली अगर सप्लाई का केस ले लें, ये तो था डिमांड का केस। सिमिलरली जो सप्लाई का केस है उससे क्या होगा, अगर सप्लाई डिमांड से ज़्यादा है तो वहाँ पे जो डेप्रिसिएशन हो जाएगी फॉरेन करेंसी की, बट एन एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी ऑफ द होम कंट्री। देखिए होम कंट्री के अंडर वो चीज़ एप्रिशिएट मानी जाएगी क्योंकि सप्लाई बढ़ी है। सप्लाई बढ़ी का मतलब पैसा ज़्यादा आ रहा है, पैसा ज़्यादा आने का मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो हमारे पॉजिटिव एंगल से सही है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या होगा, आपकी करेंसी में एप्रिसिएशन आ जाएगी, जबकि दूसरी कंट्री में वो डेप्रिसिएशन शो करेगा। सिमिलरली डिमांड में हमने पढ़ा था कि जो एक्सचेंज रेट है वो होम करेंसी का डेप्रिशिएट हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू फॉरेन करेंसी का एप्रिशिएट हो जाएगा। ठीक है जी, तो इससे क्लियर हो गया आपका मतलब क्या मैं कहना चाहता हूँ। फिर आता है हमारा कि जो इक्विलिब्रियम रेट है वो ना बीओपी डेफिसिट के ऊपर बनेगा और ना ही सरप्लस, यानी जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई बिल्कुल इक्वल हैं वहाँ पे क्या बनेगा, हमारा बीओपी इक्विलिब्रियम पॉइंट, और वहीं पे वो जो एक्सचेंज रेट है वो भी डिफाइन किया जाएगा। आपके सामने डायग्राम है, आप एक बार देख सकते हो कि जैसे आपको पता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट सिंपल सा कैसे डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के थ्रू बनता है, वैसे ही यहाँ पे बनाना है जहाँ पे डिमांड सप्लाई क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। फिगर में क्या कहा गया कि डिमांड और सप्लाई जो फॉरेन एक्सचेंज की गई है वो हॉरिजॉन्टल स्केल में रखी गई है और जो दूसरी रेट ऑफ एक्सचेंज है वो वर्टिकल स्केल में आपके पास है। ठीक है जी। डी और एस आपको पता है कि डी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड फंक्शन है और एस जो है वो सप्लाई कर्व जो अपर में जा रही है यानी अबव जा रही है। द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज इज़ ओ आर, ज़ीरो।
OR0 क्या है, दैट इज़ आपके सामने है OR0, वो इक्विलिब्रियम क्या है, दैट इज़ इक्विलिब्रियम रेट है जो इंटरसेक्शन से बना है, किसके इंटरसेक्शन से, D0R0 इक्वल टू S0R0, यानी D0R0, यानी जो वहाँ पे आप देखोगे लाइन सेंटर वाली, तो R0 और D0 या फिर R0 या S0 के इक्वल होने से क्या बना है वो चीज़, दैट इज़ रेट ऑफ एक्सचेंज, या डिमांड सप्लाई इंटरसेक्ट होने के बाद क्या बना, रेट ऑफ एक्सचेंज इक्विलिब्रियम बन गया। ठीक है, फिर आता है द इक्वालिटी बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑल्सो सिग्निफाइज द BOP इक्विलिब्रियम। देखो इक्वालिटी अगर डिमांड सप्लाई में है तो उसमें BOP भी इक्विलिब्रियम हो जाता है। अगर कहीं पे जो रेट है वो OR1 चला जाता है, अब OR1 देखिए डायग्राम के अंदर, यानी अबव चला जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, यानी इक्विलिब्रियम रेट से ज़्यादा ऊपर चला जाता है, तो वहाँ पे जो डिमांड है वो D1R1 चली जाएगी, दैट इज़ फॉल हो जाएगी। ठीक है जी, किससे, सप्लाई से, दैट इज़ S1R1। इन दिस सिचुएशन जो होम कंट्री है उसको सरप्लस हो जाएगा। सिमिलरली अगर सप्लाई ऑफ एक्सचेंज लोअर्स द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ रिलेटिव टू होम कंट्री, अगर सप्लाई कम हो जाती है तो वहाँ पे एप्रिसिएशन हो रही है होम करेंसी की। ठीक है जी, ध्यान से समझो इस चीज़ों को। अगर सपोज देखो आपने ऊपर क्या पढ़ा, जो रेट ऑफ एक्सचेंज है अगर OR1 चला जाता है तो वहाँ पे जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और एक्सेस सप्लाई होने का मतलब क्या था कि होम कंट्री की जो फॉरेन करेंसी है यानी पैसा अब ज़्यादा आएगा तो उसमें एप्रिसिएशन हो जाएगी, जबकि दूसरी कंट्री में डेप्रिसिएशन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, BOP सरप्लस। ठीक है जी, तो वहाँ पे अगर सरप्लस हो रहा है तो सरप्लस की वजह से क्या हो गया, दैट इज़ देखिए ध्यान से समझिए कि अगर आपने देखा कि जो कंट्री है वो एप्रिशिएट हो गई है, यानी करेंसी है जो एप्रिशिएट हो गई है, तो उसकी वजह से जो ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो रहे थे पहले, मतलब एक्सपोर्ट्स की वजह ही तो करेंसी हुई थी, करेंसी एप्रिशिएट हो गई। जब करेंसी एप्रिशिएट हो गई ना तब वो एक्सपोर्ट्स कम हो गए। क्यों, क्योंकि अब हमारी कंट्री में जो रेट है वो बढ़ गया, यानी एप्रिशिएट हो गया, और यानी जो $1 था पहले 60 रुपये का था अब 40 रुपये के बराबर बन गया, तो वहाँ पे एप्रिशिएट हो गई हमारी करेंसी। दूसरी कंट्री को इतना अच्छा नहीं लगता वहाँ पे यहाँ से अब ख़रीदना, तो एक्सपोर्ट्स हैं जो वो कम हो गए, और कम होने की वजह से जो सरप्लस है वो भी कम हो गया, और सरप्लस कम होने की वजह से जो BOP इक्विलिब्रियम है उसकी ओर हमने जाना शुरू कर दिया। क्योंकि अब हमने ऊपर क्या पढ़ा, व्हेन देयर इज़ नो सरप्लस और नो डेफिसिट। ठीक है जी, तो अगर हमारा सरप्लस ख़त्म होने जा रहा है तो ख़त्म होने का मतलब हम इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर बढ़ रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली अब देखो OR1 का केस हो गया जिससे हमारा पहला सरप्लस वाला हो गया। अब दूसरा ले लो जी, अगर OR2 चला जाता है यानी रेट ऑफ एक्सचेंज OR2 यानी डिक्लाइन हो जाता है, तो वहाँ पे डिमांड तो बढ़ जाएगी, D2R2 हो जाएगी, लेकिन सप्लाई जो है वो S2R2 हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। और अगर डिमांड बढ़ती है तो आपको पता है क्या होगा, BOP डेफिसिट हो जाएगा। और अब BOP डेफिसिट होने की वजह से जो एक्सपोर्ट्स हैं, मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसकी करेंसी, यानी जब होम कंट्री की बारी आती है तो उसकी करेंसी में क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन हो जाएगी। यानी अब हमारे पास अगर $1 पहले 55 रुपीज़ का था सपोज़ करो, अब वो डॉलर 60 रुपीज़ के बराबर हो गया। बेशक हमें तो महंगा पड़ेगा, लेकिन जब हम एक्सपोर्ट्स करेंगे तो उससे वो फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट्स करने वाली चीज़ों में क्या हो गया, बढ़ावा, यानी एक्सपोर्ट्स बढ़ गए। जब भी फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी, डेप्रिशिएट का मतलब 55 से 60 हो गई, तो वहाँ पे एक्सपोर्ट्स करने का फ़ायदा है, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ गए। और जब एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो जो डेफिसिट बना हुआ है BOP का वो ख़त्म होता जाएगा, और जब वो ख़त्म होता जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो हमारी डेफिसिट सिचुएशन है ख़त्म होने के बाद इक्विलिब्रियम की ओर जानी शुरू हो जाएगी। और जो सेंटर पॉइंट है जहाँ पे डिमांड भी आती रही, जहाँ से हम नीचे आए थे और अब नीचे से ऊपर जा रहे हैं डायग्राम के लिए, तो एक सेंटर पॉइंट खड़ा हो गया जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो गए, यानी जहाँ पे सरप्लस और डेफिसिट अब हमें हो ही नहीं रहा। तो उस सिचुएशन को हम कह देंगे BOP इक्विलिब्रियम। उस सिचुएशन के ऊपर डिमांड एंड सप्लाई जब इंटरसेक्ट करेगी और वो पॉइंट बन जाएगा इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास तरीका BOP थ्योरी के थ्रू हमने रेट ऑफ एक्सचेंज को जब डिफ़ाइन करना है। ठीक है जी, सो बहुत थोड़ा सा मतलब आपको डिमांड सप्लाई का यहाँ पे इफेक्ट रखना होगा याद, और कुछ नहीं है।
कि सरप्लस और डेफिसिट दोनों नहीं होंगे। और सिमिलरली मैंने अभी कहा आपको कि सरप्लस नहीं होगा का मतलब पहले नंबर पे आपने देखा डिमांड जो सप्लाई है वो बढ़ गई, सप्लाई की वजह से क्या हो गया ऑटोमेटिकली, कंक्लूजन में बता रहा हूँ, सप्लाई बढ़ गई तो सप्लाई की वजह से क्या हो गया, दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज रेट में दैट इज़ एप्रिसिएशन हो गई। अब एप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ कि जो डॉलर हम पहले मतलब सिंपल सी बात है 60 रुपीज़ के बराबर लेते थे एक्सपोर्ट करने के बाद, अब वो 48 के बराबर हो गया। यानी अब हम एक्सपोर्ट्स करना बंद कर देंगे ज़्यादा, क्योंकि अब हमें लॉस हो रहा है इस टाइम, ठीक है। तो एक्सपोर्ट्स बंद हो जाएंगे तो उसकी वजह से जो हमारी सरप्लस सिचुएशन है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म होने का मतलब वो एक सेंटर पॉइंट पे आके खड़े हो गई, ठीक है। सिमिलरली इसका रिवर्स कर दो और जब डेफिसिट होगा, डेफिसिट ख़त्म होना शुरू हो जाएगा तो हम ऊपर की ओर जाना शुरू हो जाएंगे और वही पॉइंट जहाँ पे हमारा पहला पॉइंट था वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे तो इक्वल हो जाएगी क्या, डिमांड एंड सप्लाई। तो ऑटोमेटिकली हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अचीव कर गए, ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे दोस्तों। बीओपी थ्योरी के थ्रू हमने कर लिया कि कैसे हमने रेट ऑफ एक्सचेंज को इक्विलिब्रियम बना के डिटरमाइन करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कहीं पे प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।